आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापार करने वाली कंपनी, एक पूरे साम्राज्य की नींव बन गई। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये सत्ता, संकट और कंट्रोल की कहानी है। सवाल तो बड़ा है ना? मतलब सोचिए, एक कंपनी जो यहाँ मसाले और कपड़ा खरीदने आई थी, आखिर वो पूरे देश की रूलर कैसे बन बैठी? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये जो रोड मैप दिख रहा है, यही हमारी गाइड है। इससे पता चलेगा कि कैसे एक के बाद एक कानून लाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आहिस्ता आहिस्ता कंपनी से पावर अपने हाथों में ले ली। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सिंपल बिजनेस वेंचर से, जिसका एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी असल में थी तो एक कॉरपोरेशन ही। उसे एक रॉयल चार्टर मिला, मतलब एक स्पेशल परमिट, जिसने उससे ईस्ट के साथ ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट दे दिया। तो साफ है, शुरुआत बिल्कुल कमर्शियल थी। और इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल आज के किसी कंपनी जैसा ही था। शेयर होल्डर्स होते थे, वो डायरेक्टर्स चुनते थे, और वो डायरेक्टर्स इंडिया में अपने लोगों से काम करवाते थे। पूरा कंट्रोल लंदन से था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, बेहिसाब मुनाफे के साथ साथ बेहिसाब प्रॉब्लम्स भी आ गई, और कंपनी एक बहुत बड़े संकट में फंस गई। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 200 गुना। सोचकर देखिए, 1603 से 1613 के बीच, मतलब सिर्फ 10 सालों में कंपनी की कमाई 200 टाइम्स बढ़ गई। अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा दांव पर था और कितनी गड़बड़ी की गुंजाइश थी। और इस पैसे के साथ आया करप्शन। कंपनी के लोग अपना प्राइवेट ट्रेड करने लगे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को रिश्वतें दी जाने लगी, और तो और कंपनी पर फाइनेंशियल बोझ भी बहुत था। जब 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, यानी टैक्स वसूलने का राइट, तो उसे ब्रिटिश सरकार को हर साल एक मोटी रकम भी देनी पड़ती थी। तो सोचिए, एक कंपनी जो बाहर से इतनी अमीर दिख रही थी, वो अंदर से खोखली हो रही थी। एक तरफ बेपनाह दौलत और दूसरी तरफ बैंक्रप्सी का खतरा। बस यही वो मोमेंट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को बीच में आना पड़ा। कंपनी का यह क्राइसिस ब्रिटिश सरकार के लिए एक मौका बन गया। एक ऐसा मौका जिससे वो इंडिया में कंपनी के मामलों पर अपना कंट्रोल जमा सकती थी। और उन्होंने ये किया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। ये कानून एक लैंडमार्क था, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सीधे सीधे कंपनी के काम में दखल दिया। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये पावर के पूरे गेम को बदलने की शुरुआत थी। इस एक्ट ने इंडिया में पावर का एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। बंगाल के गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल, जिसके पास ज्यादा पावर्स थीं। उसकी हेल्प के लिए 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। और हां, करप्शन की जड़ यानी प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट लेने पर पाबंदी लगा दी गई। तो एक नया सिस्टम बनाया जा रहा था, एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जिसका रिमोट कंट्रोल धीरे धीरे लंदन की तरफ शिफ्ट हो रहा था। लेकिन 1773 का एक्ट तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे कानूनों की लाइन ही लग गई, और सबका मकसद एक ही था, कंपनी पर पार्लियामेंट का कंट्रोल बढ़ाना। देखिए ये टाइमलाइन। 1773 में पहला स्टेप लिया गया। फिर 1781 में उसकी कमियों को ठीक करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। और फिर 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, जो सच में एक गेम चेंजर था। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया? इसने एक सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं ड्यूअल कंट्रोल, मतलब दोहरा नियंत्रण। ये कंपनी की पावर को बांटने का एक बड़ा ही क्लेवर तरीका था। इसमें हुआ ये कि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया, आप लोग बस कमर्शियल यानी व्यापारिक मामले देखो, और बाकी सारे पॉलिटिकल, मिलिट्री और रेवेन्यू से जुड़े मामलों के लिए एक नई बॉडी बना दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। पावर का बंटवारा बिल्कुल साफ कर दिया गया। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया भाषा में। पहली बार कंपनी के टेरिटरीज को ऑफिशियल तौर पर ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया, यानी भारत में ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक साफ साफ ऐलान था कि इरादे क्या हैं। अब हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां कंपनी की जो थोड़ी बहुत आज़ादी बची थी, वो भी खत्म होने वाली थी, और ब्रिटिश राज का सूरज उगने वाला था। अगला बड़ा कदम था 1813 का चार्टर एक्ट। अब कहने को तो इसने कंपनी का चार्टर 20 साल के लिए रिन्यू किया, लेकिन असलियत में ये उसकी पावर्स को, खास करके ट्रेड वाली पावर्स को, और कम कर रहा था। इस एक्ट ने कंपनी की बुनियाद पर ही चोट की। उसकी जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया में, वो खत्म कर दी गई। हाँ,
बस चाय के ट्रेड और चीन के साथ ट्रेड पर मोनोपोली बनी रही। इसका मतलब था कि अब कोई भी ब्रिटिश सिटीजन इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता था। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आने की इजाज़त मिली और इंडियंस की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का फंड भी रखा गया। ये सब चीज़ें इंडिया पर ब्रिटिश असर को और गहरा करने वाली थीं। तो ये सारे कानून, ये नियम, ये बदलाव, इन सब का आखिर मतलब क्या निकला? मतलब साफ था। एक कॉर्पोरेट क्राइसिस को सॉल्व करने के जो कदम उठाए गए, उन्हीं कदमों ने, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर की नींव रख दी। कहानी शुरू हुई एक कंपनी को बचाने से और खत्म हुई एक साम्राज्य की स्थापना पर। और ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब कोई कंपनी एक देश चलाती है, तो क्या वहां के नागरिक ग्राहक बन जाते हैं, कस्टमर? ये कैसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। सोचने वाली बात है ना?